हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एबी कोचिंग क्लासेस में। आज हम जो किताब पढ़ने के ज़्यादा शौकीन हैं उनके लिए यह वीडियो खास कर मैं बनाने जा रहा हूं, जो है गुनाहों का देवता। एक उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमारे प्रयागराज इलाहाबाद की कहानी और कई सारे पात्रों को मिलाकर यह उपन्यास लिखी गई है। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो इलाहाबाद से देख रहे हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव एवं बिखरी हुई सी अनियमितता है। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं है, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलय जी, दोपहरे अंगारी तो शामे रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले। मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज का वर्णन किया जा रहा है। और चाहे जो हो, मगर इधर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्सियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पौ पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती हैं। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पसीमने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर दिया था और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया, फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियों बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बैजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा, यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली?
अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो, नहीं इकोनॉमिक्स में। यार बहुत अच्छे। तो उनकी लड़की सदस्य बनवाने आए हो? स्वर कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी! कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। अब से मैं प्रयाग में हूँ, उन्हीं के सारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उन उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से जो बरायनमा विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं है। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे, और घर के तालुकेदार हंसमुख, फमतिया कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक तो लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उनकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितना गंभीर विचार में डूबा हुआ था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कराया और इशारे में बोला, है यार, सगल की चीज़ें छोड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कभी तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते क्या सोच रहे हो। बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने ही क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझाया है, पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी है, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार, कार्तिक या फागुन, चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं? ठीक है फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आगे कहानी देखेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।